कातिल तू ही मसीहा। दोस्तों, ये टाइटल इसलिए मुझे रखना पड़ा क्योंकि मैं बहुत सारे जब लोन एग्रीमेंट्स पढ़ता हूँ या अन्य एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ता हूँ तो आम तौर पे उन एग्रीमेंट्स के अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है और आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर आम तौर पे ये लिखा रहता है कि जो उसमें भारी पक्ष होता है ना, मान लीजिए आप उधार ले रहे किसी बैंक से, तो भारी पक्ष मतलब मजबूत पक्ष बैंक हो गया, या आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं तो जो मजबूत पक्ष कंपनी हो गई, या आप किसी कंपनी के डीलर हैं तो मजबूत पक्ष वो बड़ी कंपनी हो गई। तो उस एग्रीमेंट के अंदर वो कंपनी, वो बैंक ये लिख के रखता है उस आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर कि यदि दोनों पार्टी में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया इस एग्रीमेंट के संबंध में, तो उसका निपटारा एक सोल आर्बिट्रेटर यानी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके किया जाएगा। और बहुत जगह मैंने ये देखा है कि या तो वो ये मेंशन कर देते हैं उसके अंदर कि डिस्प्यूट की अवस्था में वो जो आर्बिट्रेटर होगा वो उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एमडी होगा, या वो ये लिख देते हैं कि आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया जाएगा वो हमारी मर्जी से किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं तू ही कातिल तू ही मसीहा। भाई, मेरा तो एज ए बोरोवर झगड़ा ही तुमसे है, मेरा तो एज एन एम्प्लॉई डिस्प्यूट ही तुमसे है, मेरा तो एज ए डीलर प्रॉब्लम ही मेरी तुम्हारे से है। तुम ये कह रहे हो एग्रीमेंट के अंदर कि यदि तुम्हारा हमसे कोई झगड़ा हो गया तो जो हमारी कंपनी का मालिक है, हमारी कंपनी का बॉस है, एमडी है, वही इस मामले की सुनवाई करेगा और उसका आदेश माना जाएगा। तो ये क्या बात हुई? तुमसे ही झगड़ा है और तुम ही जज बन के बैठ गए, तो कैसे फिर न्याय की उम्मीद करेंगे? इसलिए आर्बिट्रेशन क्लॉज को ध्यान से पढ़ना किसी भी अपॉइंटमेंट लेटर, किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है कि वहां पे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट के संबंध में क्या लिखा गया है। आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा? अगर मान लो ये नहीं भी लिखा कि हमारा एमडी कंपनी का आर्बिट्रेटर होगा, तो बैंक ये लिखते हैं लेंडर विल हैव द डिस्क्रिशन टू अपॉइंट द सोल आर्बिट्रेटर, यानी कि बैंक की मर्जी है कि वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। क्यों करेगा भाई अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर अपॉइंट? जब हम दो पक्ष हैं एग्रीमेंट के, हमारा डिस्प्यूट हो गया है, तो तुम अपनी मर्जी से जज क्यों अपॉइंट करोगे? आर्बिट्रेटर की भूमिका एक जज की तरह ही होती है, वो जो फैसला करता है उसको अवार्ड कहते हैं, उसको मानना पड़ेगा। तो तू ही कातिल बन रहे हो, तुम ही कातिल हो, तुम ही कत्ल कर रहे हो और तुम ही मसीहा बन रहे हो। तो इस वीडियो में कुछ और इन बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दो अलग अलग शब्द हैं और इनका अलग अलग मतलब है। मीडिएशन का मतलब होता है कि कोई एक मीडिएटर या एक समझौता कराने वाला व्यक्ति बीच में आएगा और वो दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करेगा। वो समझौता आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, दूसरा पक्ष माने या ना माने, उसकी मर्जी। तो इसका मतलब होता है मीडिएशन। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन अलग अलग शब्द हैं और इनके अलग अलग कानूनी अर्थ हैं। अब आता हूं आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन का मतलब समझौता नहीं होता। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस है। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप गूगल कर लीजिएगा। आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस है जो कि जिसके लिए एक सेपरेट कानून बना हुआ है, द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलती हैं और आर्बिट्रेटर कौन होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति जज हो और वो कोर्ट में बैठा हो, वो एक वकील भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वो वकील हो, वो कोई इंजीनियर भी हो सकता है। जिसको भी उस विषय वस्तु की जानकारी है वो आर्बिट्रेटर हो सकता है। तो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है उस कानून के मुताबिक चलती है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के तहत, और उसने जो फैसला कर दिया उस फैसले को अवार्ड कहते हैं। ये ओलंपिक में मिलने वाला अवार्ड नहीं है, ये फैसले को अवार्ड कहते हैं कानूनी भाषा में। और उसने जो फैसला कर दिया, जो अवार्ड पारित कर दिया, उसको मानना पड़ेगा फिर आपको। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं मानता। तो ये एक मूलभूत अंतर है मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में। आमतौर पे जो आर्बिट्रेशन की क्लॉज है वो जितने भी कमर्शियल एग्रीमेंट हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर हैं जिनमें एग्रीमेंट बनता है उसमें आर्बिट्रेशन की क्लॉज डाली जा सकती है।
लोन वाले एग्रीमेंट्स में तो 99% में आर्बिट्रेशन क्लोज डली ही होती है। क्रिमिनल मामले आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकते, आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्रिमिनल मैटर्स को सेटल करने के लिए। आर्बिट्रेशन क्लोज डाली इसलिए जाती है क्योंकि अगर विवाद उत्पन्न हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो कोर्ट में जाके न्याय लेना एक खर्चीला और एक लंबा काम है, वहां समय अधिक लगता है। लेकिन जो आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग चलाता है उसको पावर्स बहुत सारी होती हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के तहत, और वो पूरे मामले की सुनवाई जल्दी जल्दी निपटा देता है। इसलिए आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट की जाती है और आर्बिट्रेशन क्लोज एग्रीमेंट के अंदर डाली जाती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में। जिस पक्ष से, दूसरी पार्टी से आपका झगड़ा हुआ है, वो आपको एक नोटिस भेजता है शुरू में, और उस नोटिस के अंदर ये लिखा रहता है कि भाई आपका और हमारा ये डिस्प्यूट रेज हो गया है, अराइज हो गया हमारे बीच में, हम सूचना दे रहे हैं आपको कि ये विवाद उत्पन्न हो गया हमारे बीच, और हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसकी सो एंड सो क्लोज नंबर जो भी आपके एग्रीमेंट में क्लोज होगी उसके तहत हम ये आर्बिट्रेशन क्लोज इन्वोक कर रहे हैं और हम आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। या आर्बिट्रेटर का नाम पहले ही एग्रीमेंट में हो तो अब ये व्यक्ति ये मामले की सुनवाई करेगा। ये नोटिस सेक्शन 21 में दिया जाता है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट की। बिना ये नोटिस प्राप्त करे, यदि उन्होंने नहीं दिया सामने वाले ने और सीधा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, तो वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो वो आर्बिट्रेटर करेगा उसको चैलेंज किया जा सकता है सेक्शन 34 में आर्बिट्रेशन एक्ट की। दूसरी प्रकार का नोटिस जो कि सरल भाषा में उसको भी आर्बिट्रेशन नोटिस ही कह देते हैं, वो ये है कि ये नोटिस जब आपको मिल गया, उसके बाद जब एक्चुअल में आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया दूसरी पार्टी ने और उस आर्बिट्रेटर ने आपको सम्मन भेजा, तो उसको भी आमतौर पे नोटिस को आर्बिट्रेशन नोटिस ही कह देते हैं। वो आर्बिट्रेटर का भेजा हुआ नोटिस होता है कि भाई आप आइए, आपके खिलाफ ये केस फाइल किया है सामने वाले ने। सामने वाली पार्टी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक करते हुए कि डिस्प्यूट अराइज हो गया है। वो नोटिस मिलने पर आमतौर पर मैं देखता हूं कि जिसको वो नोटिस मिलता है वो कुछ नहीं करता, वो उसे लेके ऐसे ही घूमता रहता है और ऐसे ही फाइल में रख देता है या फाड़ के फेंक देता है, उस पर समोसा रख के खा लेते हैं, खत्म, कुछ नहीं करते। अब सवाल ये है कि अगर कोई एक कानूनी प्रक्रिया सामने वाले ने शुरू करी है और आप उसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हो, ना कोई आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, ना कुछ उसको पढ़ रहे हो आप, ना उसको चैलेंज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अभी नहीं तो बाद में उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो पूरी कानूनी प्रक्रिया का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो जब आर्बिट्रेशन नोटिस कोई सामने वाला पक्ष आपको भेजे तो आप उसमें सबसे पहले ये देखिए कि भाई इसने क्या तथ्य लिखे हैं, क्या वो सही है या गलत है, मैं उनको चैलेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। कोई पैसा मांग रहा है उसमें तो कितना पैसा मांग रहा है, क्या उसके साथ कोई डिटेल स्टेटमेंट है कि वो पैसे की कैलकुलेशन कैसे हुई, या उसके अंदर लिखा है कि भाई हम इस व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं आर्बिट्रेटर, अगर आपको इस पे कोई आपत्ति है तो बताइए। अब आप आपत्ति कर ही नहीं रहे हो, तो आप आपत्ति कर ही नहीं रहे हो, ऑब्जेक्शन रेज कर ही नहीं रहे हो, तो वो तो फिर अपॉइंट हो ही जाएगा और वही उसके फेवर में फैसला भी सुना देगा, क्योंकि उसके मन में तो पक्षपात या बायसनेस होगी आर्बिट्रेटर की, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट तो सामने वाली पार्टी ने किया, आपने तो की नहीं है। तो आर्बिट्रेशन नोटिस जब सामने वाला भेजता है तब हमें उसे पढ़ना होता है। जो हमारा एग्रीमेंट हो रखा है पार्टी के साथ, उस एग्रीमेंट की क्लोज को, आर्बिट्रेशन क्लोज को भी ध्यान से पढ़ना होता है। उस नोटिस में गलती निकालनी होती है। और जो यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट है कि सामने वाला अपनी मर्जी से खुद ही आर्बिट्रेटर बना रहा है अपने सीनियर को, ऐसा नहीं होता। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं कि जो आर्बिट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें एक मुख्य बात यह है कि ये बिना पक्षपात के कंडक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेटर को पावर है कि वो जज की तरह सुनवाई करके फैसला सुनाएगा। तो आपने ही जज अपना अपॉइंट कर लिया तो फिर हमारे फेवर में फैसला कहां से आएगा। तो आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हो कि जो आपने अपना ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है खुद, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में भी सेक्शन 12, सेक्शन 18 और अन्य जगह पे ये प्रावधान है जहां आर्बिट्रेटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो ये बताए कि उसका उस व्यक्ति के साथ या किसी भी पार्टी के साथ दोनों में से
जिसके लिए वो आर्बिट्रेटर का काम करने वाला है, क्या नाता है, क्या संबंध है, क्या पर्सनल रिलेशन है, क्या प्रोफेशनल रिलेशन है, क्या उसके रिलेशन से जजमेंट पे फर्क पड़ सकता है, क्या वो इक्वल ट्रीटमेंट देगा पार्टीज को, क्या दोनों की बातों को निष्पक्ष रूप से सुनेगा। इसी तरह आपको एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लोज के अंदर ये चेक करना है कि कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाएंगे। कई बार एक ही आर्बिट्रेटर पॉइंट होता है जिसको सोल आर्बिट्रेटर बोलते हैं। कई बार लिखा होता है दोनों पार्टी एक एक करेंगे और वो दोनों मिलके फिर तीसरे को करेंगे। तो आपको चेक करना है कितने आर्बिट्रेटर हैं और उनका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन व्यक्ति आर्बिट्रेटर होगा, उसका क्या मेथड उसमें डिस्क्राइब किया गया। अगर कोई मेथड डिस्क्राइब नहीं किया गया तो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो। आप सहमति ना बनने पर किसी एक आर्बिट्रेटर के बारे में दोनों पक्ष यदि सहमत नहीं होते हैं तो सेक्शन 11(5) और 11(6) में आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट की आप जिस भी राज्य में वहां हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो कि हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया है और कोई सहमति नहीं बन पा रही है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस मामले में कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दे। तो हाई कोर्ट भी अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर सकती है, जिसको भी उचित समझे। इसी प्रकार जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है कि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई किस जगह पे की जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा विवाद और झगड़ा बना रहता है। जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तब तो ये सब कुछ पढ़ते नहीं है। आप दिल्ली में एग्रीमेंट कर रहे हो, उसमें लिख रखा है आर्बिट्रेशन विल बी एट मुंबई और चेन्नई, तो जाते रहो वहां पे। तो जिस समय आप एग्रीमेंट बना रहे हैं कोई, तो आर्बिट्रेशन क्लोज को ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या वेन्यू लिखा है, क्या प्लेस लिखा है, कौन आर्बिट्रेटर लिखा है, उसका नाम क्या है, एक व्यक्ति होगा या दो होंगे, अगर एक होगा तो उसे कौन अपॉइंट करेगा, क्या प्रक्रिया होगी उसकी, ये सब चीजें आपको देखनी है। जो भी मजबूत पक्ष होता है, क्योंकि हम तो आर्बिट्रेशन क्लोज पढ़ते नहीं है आम आदमी की तरह, वो बाद में अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देता है, डर के मारे आप लोग उसको चैलेंज भी नहीं करते हो, सारा अवार्ड वो अपने यानी कि फैसला अपने हित में ले लेता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट पहुंच जाता है। बाद में फिर हम रोते धोते अपने वकील के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि हमें तो नोटिस नहीं मिला था, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो बीमार थे, हमने सोचा कि हमारे पास तो कोई चैलेंज करने का ग्राउंड ही नहीं है, तो हम चले भी गए, तो हम क्या करेंगे, पैसा तो है नहीं हमारे पास देने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, कानून उसी की मदद कर सकता है जो कानून की मदद लेना चाहे। अगर कोई व्यक्ति कानून के बारे में परवाह ही नहीं कर रहा है, कोई उसको उपयोग करने के लिए पर्याप्त जोर लगा ही नहीं रहा है, तो सामने वाला तो मक्खन की तरह वो करता ही चला जाएगा ना जो वो करना चाहता है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में सेक्शन 12 में बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। सेक्शन 13 में प्रोसीजर लिखा हुआ है चैलेंज करने का, तो आप अपने वकील से मिलेंगे तो वो देखेगा इस चीज को कि कौन आर्बिट्रेटर है और उसकी नियुक्ति किन किन बातों पे चैलेंज की जा सकती है, और अगर वो केस हमें आर्बिट्रेटर के पास जाके लड़ना भी है तो उसमें क्या डिफेंस रेज हो सकते हैं पॉसिबल। तो सिंपल कहने का भाव ये है कि यदि आप किसी लीगल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, उसे चैलेंज ही नहीं करेंगे सामने वाले के एक्शन को, उसकी कही गई बातों को, फिर तो आप उस ऐसे बॉक्सर की तरह हो गए जिसने शुरू में ही रिंग में तौलिया डाल दिया है कि भाई मैं तो लड़ूंगा ही नहीं। तो लड़ोगे नहीं तो हार तो पहले ही होगी, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो लीगल परिणाम हैं, वो तो फिर आपको अभी नहीं तो 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद भुगतने ही पड़ेंगे, जब मैटर को एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में लगा देंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर कोर्ट आपकी जो चल और अचल संपत्तियां हैं उनको अटैच कर देगी अगर आप वो पैसे नहीं दोगे आर्बिट्रेशन अवार्ड के। आप उस अवार्ड को भी चैलेंज कर सकते हो सेक्शन 34 में आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में। लेकिन जब आपने शुरू से मन ही ये बना रखा है कि भाई मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप उसे भी चैलेंज नहीं करोगे, फिर वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी आपके अगेंस्ट हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे कि आपके पास सिवाय कानून से भागने का कोई रास्ता बचेगा नहीं, और आप कानून की नज़र में चाहते या ना चाहते हुए भी एक गुनाहगार हो जाओगे।